नमस्कार, जीन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल की जो देश की बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आज जो है संसद का सत्र शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति का जो है वो अभिभाषण होगा। उसको लेकर हम आपको ये सारी जानकारी देने के लिए आपसे जुड़े हुए हैं। तो आपको बता दें कि आज जो है संसद का जो सत्र वो शुरू हो रहा है। सब कुछ जानना चाहते हैं तो राष्ट्रपति का संबोधन और पीएम मोदी का जो है वो भाषण होगा। सरकार बहुमत साबित करेगी, 10 दिन में क्या क्या होगा वो सब आप लोगों को हम बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है और ये सत्र जो है वो 3 जुलाई तक जो है चलेगा। 10 दिनों में कुल 8 बैठकें होंगी और 29 और 30 जो तारीख है जून की वो छुट्टी होगी। शुरुआत में 2 दिन यानी 24 और 25 तारीख को प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। उसके बाद जो है 26 जून को लोकसभा स्पीकर की जो है वो का चुनाव होगा, उनकी नियुक्ति होगी। आज सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने राष्ट्रपति भवन जाकर शपथ ली है और जो है सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। 27 जून को राज्यसभा का 264वां जो सत्र है वो शुरू हो रहा है। इसी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है लोकसभा राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन की को संबोधित करेंगी और इसके बाद प्रधानमंत्री इस पर कुछ बोलेंगे। पहला सत्र यह है कि लिहाजा मोदी सरकार विश्वास मत हासिल करेगी और सत्र के जो आखिरी 2 दिन होंगे वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार का धन्यवाद होगा, प्रस्ताव लाएगी और दोनों सदनों पर चर्चा होगी। 10 साल बाद जो है पहली बार पीएम मोदी को जो है मोदी सरकार को एक मजबूत जो है विपक्ष का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास जो है वो 99 सांसद जीत कर आए हैं और एक निर्दलीय सांसद जो थे उन्होंने आजाद उम्मीदवार जो थे वो उन्होंने उनको समर्थन कर दिया है। लेकिन पिछले हफ्ते नीट की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर और 3 क्रिमिनल लॉ लोकसभा चुनाव के बाद जो है शेयर बाजार में हुई गड़बड़ियों के आरोप में विपक्ष एक बार फिर हंगामा जो है कर सकता है। 18वीं लोकसभा का जो संसद है वो पहले सदन में की जो टाइमलाइन होगी वो हम आप लोगों को बता दें कि 24 जून से शुरू होकर जो है 3 जुलाई तक ये जो है सेशन चलेगा, 10 दिनों तक चलेगा। इसमें कुल 8 बैठकें होंगी। 24 और 25 जून को जो है सत्र के जो शुरुआती 2 दिन होंगे वो नए सांसदों को जो है शपथ दिलाई जाएगी। 26 जून को जो है वो लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है राज्यसभा का 264वां सत्र शुरू होगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। 28 जून की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो है मंत्री परिषद के सदस्यों से परिचय देंगे और 1 से 3 जुलाई तक राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। इसी बीच जो है प्रोटेम स्पीकर को लेकर विपक्ष और मोदी सरकार के बीच जो तनातनी है वो भी देखने को मिल रही है। इसका क्या पूरा मामला जो है वो हम आपको एक बार बता देते हैं कि 2 बार के जो है बीजेपी सांसद जो है वो प्रोटेम स्पीकर बनाए जा सकते हैं और जो है उनका नाम अगर हम बात करें तो 2019 में अगर बात करें तो वीरेंद्र कुमार, जिनकी उम्र 65 साल थी और बीजेपी से संबंध रखते थे, तो वो 7 बार जो है सांसद बने थे। और अब अगर 2024 की बात करें तो भर्तृहरि महताब जो है वो 66 वर्षीय है और बीजेपी के सांसद और 7 बार के जो है सांसद वो हैं। स्पीकर पद का कोई नई लोकसभा में पहली बैठक से ठीक पहले खाली हो जाता है जो है और लोकसभा की कार्रवाई चलाने के लिए राष्ट्रपति जो है प्रोटेम जो स्पीकर होते हैं उनको चुनते हैं। प्रोटेम स्पीकर ही लोकसभा की पहली अध्यक्षता करते हैं। आमतौर पर सदन की जो वरिष्ठतम सदस्य को जो है वो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का सत्र से के जो है पहले दिन राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं और फिर नए सांसदों को शपथ दिलाते हैं। सही वह स्थायी रूप से जो है वो संसद को चलाते हैं। नए स्पीकर के चुनाव के साथ ही उनकी सेवाएं जो है वो समाप्त हो जाती हैं, यानी कि जब लोकसभा का जो स्थायी जो है स्पीकर चुना जाएगा तो प्रोटेम स्पीकर की जो है वो जो सेवाएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। इस बार बीजेपी ने उड़ीसा में लगातार 7 बार के सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बने हैं और कांग्रेस ने अपने 8 बार के सांसद जो है के सुरेश को स्पीकर पद बनाने की जो है मांग रखी थी। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि कांग्रेस के लगातार 7 बार जो है वो सांसद नहीं जीते हैं, इसीलिए उनकी वरिष्ठता का आधार नहीं बनता। प्रोटेम स्पीकर की सहायता के लिए जो है 5 सांसदों को राष्ट्रपति ने पीठासीन अधिकारी बनाया है। इनमें के सुरेश कांग्रेस के हैं, संदीप बंदोपाध्याय जो है टीएमसी से हैं, टी आर बालू जो है डीएमके से हैं, भाजपा के राधा कृष्ण मोहन सिंह हैं और फल्गन सिंह कुलस्ते हैं का नाम जो है वो शामिल है। विपक्ष के तीनों सांसदों ने 22 जून को प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के विरोध में अपना जो नाम वापस ले लिया था। अब एक बात जो है वो खास उभर कर सामने आ रही है कि अब की बार जो है 2 ऐसे सांसद हैं जो जेल में बंद हैं और सांसद बने हैं। उनके नामों को अगर हम बात करें तो अमृतपाल सिंह हैं जो
पंजाब की खंडूर साहिब सीट से जो है चुनाव जीत कर आए हैं। कांग्रेस के कुलविंदर सिंह जीरा को जो 1,09,000 वोटों से उन्होंने हराया है। आरोप की बात करें तो उनके ऊपर खालिस्तान के जो वो समर्थक बताए जा रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं। और जेल की बात करें तो वो डिब्रूगढ़ यानी कि आसाम की जेल में वो बंद हैं। दूसरा नाम सामने आता है राशिद इंजीनियर, यानी कि चुनाव जो जीते हैं वो बारामूला सीट से जीते हैं, जम्मू कश्मीर की वो सीट है। और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को जो है वो 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से उन्होंने जो है वो मात दी है। और आरोप उनके ऊपर भी लगे हैं, जो वो टेरर फंडिंग के आरोप उनके ऊपर हैं। और जेल की बात करें तो वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। तो ये दो सांसद जो है वो भी जेल में बंद है और सांसद के पद की जो है वो शपथ लेंगे। अब आपको बताते हैं कि सांसद जो जेल में बंद है वो कैसे, यानी कि कैसे उनको शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाता है और कैसे वो शपथ लेते हैं, वो हम थोड़ा उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जेल में बंद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ लेने के लिए पैरोल दी जाती है, यानी कि इसके लिए संसद सचिवालय की तरफ से पहले जेल प्रशासन को सूचना देनी पड़ती है कि बताया जाता है कि शपथ लेने के लिए लेने वाला सांसद आपकी जेल में जो है वो बंद है, तो उसे संसद में आकर शपथ लेने की परमिशन दी जाए। दूसरा अगर हम बात करें तो शपथ लेने के बाद सांसद को वापस जेल में जाना होता है। वो हालांकि उनको लिखित रूप में स्पीकर को जानकारी देनी होती है कि वे सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने नहीं ले पाएंगे। तो 26 जून की अगर हम बात करें तो लोकसभा का जो स्पीकर पद है वो बड़ी ही चर्चाओं में है। इसको लेकर जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी लगातार मांग कर रही थी कि हमें मिलना चाहिए, लेकिन उसके बाद में जेडीयू के जो प्रमुख हैं नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को बिना किसी शर्त के समर्थन देंगे। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो 17 से 18 जून को जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह के अपने घर मंत्रिमंडलों की जो है वो बैठक हुई थी और उसमें लोकसभा स्पीकर को लेकर चर्चा हुई थी। भाजपा चाहती है कि स्पीकर को उनकी पार्टी का ही होना चाहिए और बीजेपी ओम बिरला को दूसरी बार जो है वो बना सकती है। लेकिन राजस्थान के कोटा से सांसद जो हैं वो बिरला हैं और पिछली बार भी वो लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। एनडीए की अगर हम बात करें तो उनके सहयोगी दलों की अगर हम बात करें तो भाजपा के सहयोगी दल जेडीयू टीडीपी के बीच में स्पीकर पद को लेकर लगातार मांग उठती रही थी। बाद में जेडीयू ने जो घोषणा कर दी थी कि वो बीजेपी को बगैर किसी फैसले के समर्थन देने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन टीडीपी ने एनडीए उम्मीदवार की वकालत की और यानी कि अभी खुलकर कुछ कहने से वो परहेज किया जा रहा है, कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष की अगर हम बात करें तो लोकसभा के स्पीकर के लिए तो इंडिया ब्लॉक में एक बार डिप्टी स्पीकर का जो पद वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें डिप्टी स्पीकर का जो पद मिलना चाहिए। चर्चा ये भी है कि अगर विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिलता है तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा रही है। यानी कि पिछले मोदी सरकार के अगर हम 2 कार्यकाल की बात करें तो लगातार 10 साल से किसी भी विपक्षी दल के पास जो है वो ये पद नहीं था, क्योंकि उनके पास जो है इतने सांसदों की जो है वो संख्या नहीं थी कि वो डिप्टी स्पीकर का पद ले सकें। डिप्टी स्पीकर का पद जो विपक्ष को देने की परंपरा जो है वो हम बता रहे हैं आपको लगातार जो होती रही है कि वो विपक्ष को मिलता रहा है। लेकिन 16वीं लोकसभा में एनडीए सरकार में शामिल रहे अन्ना द्रमुक के थम्बीदुरई को यह पद दिया गया था। बाद में 17वीं लोकसभा में यह पद खाली हो गया था। टकराव की भी आशंका इसमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर पद की सहमति के लिए विपक्ष को जो अपने कैंडिडेट का नाम प्रस्तावित कर सकती है और अगर विपक्ष सहमत नहीं हुआ तो अपना उम्मीदवार जो वो उतार सकती है। ऐसी परिस्थितियों में स्पीकर का चुनाव करवाना पड़ेगा और वोटिंग होगी। 27 जून को जो राज्यसभा का 264वां सत्र जो है वो शुरू हो रहा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। 27 जून को द्रौपदी मुर्मू जो है लोकसभा और राज्यसभा को सुबह 11 बजे अभिभाषण देंगी और केंद्र सरकार के अगले 5 साल के कार्यकाल का रोड मैप जो है वो पेश करेंगी। 17वीं लोकसभा में तब के राष्ट्रपति राजनाथ सिंह ने दोनों सदनों में 1 घंटे तक जो है वो बाधित किया था। इसी दिन राज्यसभा का सत्र जो है वो शुरू हो जाएगा। इसी साल 15 राज्यों के जो 56 सीटें भी खाली हुई थी और जिनमें 41 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध जो है वो चुने गए थे, जीतकर सामने आए थे और फिर 15 जो है सीटों पर वोटिंग हुई थी और यूपी की 8 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। सपा को 2 सीटें मिली थी, कर्नाटक में कांग्रेस को 1, कर्नाटक में कांग्रेस को 3 और भाजपा को 1 सीट मिली थी। वहीं हिमाचल की बात करें तो 1 सीट भी भाजपा के खाते में आई थी। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें 1 जुलाई से 3 जुलाई के बीच में क्या होने वाला है, उसमें संसद में दोनों सदनों का जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद
संसद के दोनों सदनों का धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। विपक्ष नीट परीक्षा को लेकर की गड़बड़ी को लेकर और यूजीसी नेट एग्जाम कैंसिलेशन के और अग्निवीर योजना को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर जो है चर्चा का जवाब देंगे। अगर पिछले 2 सेशन की बात करें तो लोकसभा में 2019 में पीएम मोदी का भाषण की बात करें तो वो 65 मिनट का हुआ था। और ड्रेस कोड की बात करें तो सफेद हाफ कुर्ता और पजामा पहनकर और ब्लू रंग की सदरी पहनकर जो वो भाषण हुई थी। बातचीत की बात करें तो आपातकालीन लोकतंत्र मेक इन इंडिया विपक्ष पर जो है उन्होंने निशाना साधा था। और अब की बार की अगर हम जो है वो 2019 की बात थी, लेकिन 30 दिन का जो ये छोटा सत्र होगा। पिछले जो है 17वीं लोकसभा की तुलना में 18वीं लोकसभा का जो है सत्र जो है वो 30 दिन छोटा होने वाला है, क्योंकि 2019 में नरेंद्र मोदी ने जो 30 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 17 जून को सदन का जो है वो प्रथम सत्र जो है वो शुरू हुआ था। वहीं इस बार 9 जून को पीएम मोदी शपथ ग्रहण कर रहे हैं। शपथ ग्रहण जो है वो उनका कार्यक्रम हुआ था और पहला सत्र जो है वो 15 दिन बाद 24 जून को जो है वो शुरू हुआ है। और बात कर लेते हैं इसी बीच जो है 10 साल के बाद जो है विपक्ष को जो एक नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिलने वाली है। अभी तक 10 साल तक नरेंद्र मोदी ने किसी नेता प्रतिपक्ष का जो है वो सामना नहीं किया था, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का जो है वो पद होता है वो एक बहुत ही गरिमाई पद होता है। और जो देश की बड़ी बड़ी जो है संस्थाएं हैं या फिर बड़े बड़े जो नामचीन अधिकारियों को जो है नियुक्त करने की बात होती है तो उसमें नेता प्रतिपक्ष का रोल अहम हो जाता है। उसी को लेकर हम बात करें तो लोकसभा में इस बार नेता प्रतिपक्ष भी होगा और पिछले 10 साल में लोकसभा के जो है नेता प्रतिपक्ष का वो पद खाली था, क्योंकि 2014 में न किसी भी विपक्षी दल को 54 सांसद मिले थे और कोई 54 सांसद किसी भी विपक्षी दल को नहीं मिले थे। और माल्यावर नियम के तहत अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए लोकसभा में जो है 543 का 10% यानी कि 54 सांसदों का होना जरूरी है। 16वीं लोकसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे 44 सांसदों के वाले कांग्रेस संसदीय दल के जो है वो नेता थे और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा नहीं था। 17वीं लोकसभा में 52 सांसदों के अगुवाई अधीर रंजन चौधरी ने जो वो की थी और कैबिनेट में जो है वो उनका अधिकार नहीं थे। अगर अब बात कर लेते हैं जो है नेता प्रतिपक्ष के होड़ में अगर कौन कौन है वो नेता प्रतिपक्ष हर बड़ी नियुक्ति में शामिल होता है, तो संसद में जो है पीएम मोदी के बराबर के ही नेता प्रतिपक्ष की तहजीब मिलती है। चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले जो कमेटी होती है उनमें शामिल किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता पीएम करते हैं। और नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार, केंद्रीय सूचना आयोग, सीवीसी, सीबीआई प्रमुख आदि के जो वो नियुक्तियां होती है वो कमेटी में जो है वो नेता प्रतिपक्ष को शामिल किया जाता है। लेकिन लोकसभा की जो लेखा समिति है कि अध्यक्ष भी आमतौर पर नेता प्रतिपक्ष को ही बनाया जाता है। इस समिति में पीएम मोदी के पास जो है वो तब पीएम तक को तलब करने का अधिकार होता है और संसद के भीतर प्रतिपक्ष की जो अगली दूसरी कतार में कौन नेता बैठेगा उसकी राय पर विपक्ष के नेता भी ली जाती है। अगर हम बात कर लेते हैं तो 17वीं लोकसभा में जो है वो 2019 के मुकाबले संसद की जो है वो 5 पार्टियां बढ़ी हैं और 17वीं लोकसभा में कुल 36 पार्टियां थी और 18वीं लोकसभा जो फिलहाल की है उसमें 41 जो है वो पार्टियां चली हुई हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लोकसभा में पक्ष और विपक्ष की स्थिति क्या है, तो 2024 और 2019 की तुलना में बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। 18वीं लोकसभा में एनडीए की सरकार है, उसके घटक दलों के जो साथ मिलकर जो सरकार बना रहे हैं वो एनडीए की सरकार है और गठबंधन के पास 293 सांसद हैं और मोदी समेत जो है वो 72 सांसदों ने 9 जून को जो वो शपथ ली थी। मोदी के पिछले कार्यकाल की तुलना अगर 2 कार्यकाल की तुलना में तीसरी टर्म में विपक्ष मजबूत हुआ है, यानी कि पिछली बार जो नरेंद्र मोदी 2014 और 19 में प्रधानमंत्री बने थे तब उन्हें इतने मजबूत विपक्ष का सामना नहीं करना पड़ा था। अब की बार जो है वो एक मजबूत विपक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी के सामने होगा। देखने वाली बात यह भी होगी कि नरेंद्र मोदी ने मजबूत विपक्ष को लेकर क्या क्या फैसले, कौन कौन से फैसले जो हैं वो लेंगे और किन फैसलों के बीच जो है विपक्ष जो है वो अपने आप को स्थापित करने के जो है वो कोशिश करेगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात कर लेते हैं जो
पिछली अब की बार 24 राज्यों से जो है वो 72 मंत्री जो हैं वो लिए गए हैं, 30 कैबिनेट मंत्री लिए गए हैं, 5 स्वतंत्र प्रभार से जो है राज्य मंत्री हैं, 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। अगर जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो एनडीए सरकार में तो 27 ओबीसी हैं और 10 मंत्री जो हैं वो एससी यानी कि अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, और 5 जो हैं वो एसटी के हैं, और 5 जो हैं वो अल्पसंख्यक भी हैं। साथ के साथ में 11 मंत्री एनडीए के घटक दलों से हैं और 43 मंत्री या 3 से ज्यादा के बार जो है वो सांसद हैं। 39 से पहले भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, यानी कि 23 मंत्रियों को राज्य कैबिनेट में पहले रह चुके हैं, जो 34 मंत्री विधानसभाओं में चुने जा चुके हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो क्या कुछ संभावित हो सकता है नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में, नरेंद्र मोदी के इस तीसरे कार्यकाल की बात करें तो अमित शाह जो है गृह और सहकारिता मंत्रालय, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय, नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, वो लोगों को जो है वो आवंटित हो सकते हैं। और नरेंद्र मोदी जो है वो अब तीसरी बार लगातार जो है देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं, और आज जो है वो संसद का पहला सदन जो है वो सत्र शुरू हो रहा है। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि इस इतने मजबूत विपक्ष के सामने कैसे नरेंद्र मोदी अपनी सरकार को चलाते हैं। एनडीए के जो घटक दल हैं, सबसे मजबूत घटक दल हैं, जो टीडीपी है, जेडीयू है, कैसे उन लोगों को संजोकर अपने एनडीए के जो पाले में वो रखते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन की, इंडिया गठबंधन भी अपने आप को कहीं ना कहीं स्थापित करने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। वो अपने आप को स्थापित करने की जरूर कोशिश करेंगे, और मोदी सरकार के सामने जो है वो चुनौतियां पेश करने का जो है वो काम करेंगे। नरेंद्र मोदी के सामने भी एनडीए के जो घटक दल हैं, जेडीयू और टीडीपी, उनको लेकर काम करने की जो है वो भी मुश्किलात जो है वो पैदा होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन के वो पहले भी जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ खड़े दिखाई दिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात करें मुस्लिमों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर जो आरक्षण है वो टीडीपी उसको लेकर हैवी होगी, और जो अग्निवीर की योजना है उसको लेकर भी ये दोनों दल टीडीपी और जेडीयू वो एनडीए यानी कि बीजेपी के घटक दल वो बीजेपी के ऊपर हैवी दिखाई देने शुरू होंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे एनडीए की ये सरकार चलेगी वैसे वैसे देश में जो बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे उनमें जेडीयू और टीडीपी का अहम रोल होगा। साथ के साथ विपक्ष जो इतना मजबूत मिला है, और विपक्ष जो है, अगर नीतीश कुमार या फिर टीडीपी चंद्रबाबू नायडू जो है वो एनडीए गठबंधन से बाहर होते हैं तो इंडिया गठबंधन जो इंडिया ब्लॉक है उसके पास सरकार बनाने का एक मौका जो है वो कहीं ना कहीं स्थापित होगा। और नरेंद्र मोदी ये चाहेंगे कि उनके तीसरे कार्यकाल में वो मौका इंडिया गठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक को न दिया जाए, क्योंकि नजरें हटी दुर्घटना घटी वाली जो बात है वो यहाँ पर बिल्कुल स्टीक बैठती है। तो देखने वाली बात ये होगी कि नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में देश की सत्ता पर आसीन हुए हैं तो कैसे देश को आगे बढ़ाते हैं, और कैसे देश हित में या फिर विपक्ष को साथ लेकर देश हित में जो वो फैसले करते हैं। और देखने वाली बात ये भी होगी कि तीसरी जो नरेंद्र मोदी सरकार की या फिर एनडीए सरकार अब की बार है, नरेंद्र मोदी या बीजेपी सरकार तो हम नहीं कह सकते क्योंकि पूर्ण बहुमत जो है वो बीजेपी के पास है नहीं है, किस तरह से देश के लिए वो काम करती है, विदेश नीतियों पर काम करती है, रक्षा नीतियों पर काम करती है, और देश की जो वित्तीय संस्थाएं हैं या फिर देश की जो वित्तीय ढांचा है उसको लेकर कैसे काम करती है, या फिर नरेंद्र मोदी के सामने जो है वो विपक्ष अपने जो वो अपने आप को स्थापित करने की जो कोशिश करेगा, या फिर नरेंद्र मोदी की राह में रोड़ा जो है वो विपक्ष अटकाने का काम कर सकता है। तो इन्हीं खबरों के लिए बने रहिए जीन टाइम्स के साथ। धन्यवाद।